हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इससे पहले हम लोग काफ़ी चैप्टर देख चुके हैं और हम लोग अभी जो देख रहे हैं निम्मी के द्वारा जो आपको कुछ क्वेश्चन बैंक दिया गया है, जो कि आपका संभावित प्रश्न का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है, जिससे कि आपको आगे आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उसी से क्वेश्चन आने की संभावनाएँ बनती है। उसमें क्वालिटी क्वेश्चन को एक जगह मिलाकर दिया गया है। तो आज हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग का उसी पीडीएफ को सॉल्व करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। वीडियो आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उसे हम हिंदी में पहले ट्रांसलेट करेंगे, बाद में उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ उसी में बीच में अगर मुझे लगेगा कि कुछ आपको थ्योरी पोर्शन की आवश्यकता है तो वो थ्योरी भी बता दिया जाएगा, जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 221 एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर टर्म्स यूज फॉर रेफरेंस ऑफ टेबल। इसे बोला गया कि संदर्भ तालिका के लिए किसी और दूसरे नाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत सारे टर्म्स है जो हम लोग प्रयोग करते हैं और जो कंपनी में प्रयोग किया जाता है, दोनों का कुछ अंतर होता है। और जो चैप्टर है आपका, सबसे पहले अगर हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो चैप्टर का नाम है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन इसका मतलब है कि देखिए, इस शब्द को आप बहुत बार सुने होंगे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेट, आप किसी भी चीज़ का जो एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे कोई भी काम करना शुरू जब आप करते हैं तो सबसे पहले उसका आप क्या करते हैं, एक विवरण बनाते हैं कि हमको इस चीज़ में कितना पैसा लगने वाला है, कितना मेरा खर्च होने वाला है। और वही हम लोग पूरा चैप्टर में देखेंगे। इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने का मकसद ही ये है कि इंडस्ट्री, देखिए कोई भी इंडस्ट्री जब सेटअप होता है तो उससे पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर लिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि अगर किसी कंपनी को लगाएंगे तो उसका मशीनरी होगा, उसके लिए प्लांट इंस्टॉल होगा, उसके लिए वर्कर्स होंगे, उसके लिए और भी बहुत सारे वर्किंग कंडीशन होंगे। इन सभी के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट लगने वाला है और सभी अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, पहले ही कैलकुलेट करते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें वो लॉस कवर नहीं करना पड़े, ताकि मेरा बिजनेस वो आसानी से प्रॉफिटेबल हो सके। इसी के लिए हम लोग पहले ही एस्टिमेट लगाते हैं, मैक्सिमम एस्टिमेट लेते हैं कि मेरा मैक्स टू मैक्स कितना इसमें अमाउंट लग सकता है, तब तक जब तक कि मुझे प्रॉफिट आना नहीं शुरू हो जाए। तो यही पूरा ये चैप्टर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और इसी में पहला क्वेश्चन था कि संदर्भ तालिका जो होती है, जो कि टेबल के नाम से जाना जाता है, इसके लिए दूसरा कोई और शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो संदर्भ तालिका के लिए दूसरा जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है इंफॉर्मेशन टेबल। इन्फॉर्मेशन, जब आप कंपनी वगैरह में जाएंगे तो आपको बहुत सारे चार्टशीट और टेबल्स देखने को मिलेंगे। जैसे एक मशीन है, मशीन का क्या वर्किंग है या उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, अगर हम सिंपल यहाँ बताएं तो देखिए वहाँ पे होगा सीरियल नंबर लिखा रहता है, मशीन का पार्ट्स होता है, मशीन का वर्किंग क्या है वो दिया हुआ रहेगा, और उसे कैसे आप सेफली वर्क कर सके। तो ऐसे बहुत सारे नंबरिंग सिस्टम रहते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसका वर्किंग क्या है। तो ये सभी जो है ये क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन देता है उस मशीन के बारे में। तो टेबल को ही हम लोग इंडस्ट्री में इन्फॉर्मेशन टेबल के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 222 पे। विच हैंडबुक रिफर्ड बाय मशीन इंजीनियर। देखिए, कौन से बुक को रिफ़र किया जाता है मशीन इंजीनियर के द्वारा। मशीन इंजीनियर मतलब मशीन पे जो काम कर रहे हैं वो इंजीनियर अपने पास कुछ बुक रखते हैं। बुक इन द सेंस, देखिएगा आप किसी भी इंडस्ट्री में जब विजिट करते हैं तो जो भी इंजीनियर वहाँ पे रहते हैं उनके पास एक नोट्स या एक डायरी होता है उनके पास। वो डायरी इसलिए रखते हैं ताकि जो काम होने वाला है उस काम का जो स्टैंडर्ड है और साथ ही साथ वो काम कैसे कंप्लीट होगा वो सारा का सारा विवरण लिखा होता है। कोई भी वर्क करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका फ्रेमिंग करते हैं। विदाउट फ्रेमिंग हम वर्क नहीं कर सकते। हम पहले उसका फ्रेम क्रिएट करते हैं, फ्रेम करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एक्ट करने के बाद हम लोग उसको चेक करते हैं कि वेदर ये सही है या गलत है। तो ये सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें मार्क स्टैंडर्ड नाम का एक बुक होता है जो कि इंजीनियर्स अपने पास रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो भी काम हो रहा है उस काम को वो उससे क्या कर सके, मैच कर सके कि हमने जो फ्रेमिंग किया था इस वर्क के लिए इतना टाइमिंग, इतना इस प्रोसेस से होना चाहिए, वो प्रोसेस सही है नहीं। फिर उसको चेक करते हैं और लास्ट में वो काम को कंप्लीट किया जाता है। तो 222 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मार्क स्टैंडर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 223 पे देखते हैं। व्हाट इज ए हैंडबुक। देखिए, अभी हम लोग सुन रहे थे हैंडबुक क्या होता है, अभी आपसे पूछ लिया कि हैंडबुक क्या है। तो हैंडबुक क्या होता है, अभी आपको बताया था कि एक ऐसा बुक जिसमें कि उसे हर एक चीज़ का विवरण मिलता है, पूरा का पूरा, कैसे वर्किंग करना है, कैसे काम करना है या कैसे काम करवाना है, उन सभी के बारे में डिटेल देखने को मिलता है। तो जब आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, क्या है, ये एक प्रकार का रिफरेंस है जो कि वर्क होने वाला है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसे देना है उन सभी का एक संग्रह किया हुआ एक किताब होता है। वो अपने पास डायरी रखते हैं कि आज क्या क्या काम करवाना है,
क्या क्या वर्क होना है और किसे क्या क्या काम करना है, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड बुक बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 223 का बी नंबर। बताइए क्वेश्चन नंबर 224 पे, विच स्टैंडर्ड शेड्यूल्ड ऑफ रेट टू बी कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेशन। ठीक है, बोला गया इनमें से ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड रेट है जो कि कंसीडर किया जाता है एस्टिमेशन के लिए। जब आप एस्टिमेशन करते हैं तो उसके लिए एस्टिमेशन का देखिए क्या है, एस्टिमेशन एक बार लिख भी देते हैं। एस्टिमेशन मतलब क्या है, अनुमान लगाना। हम अनुमान लेके चलते हैं कि ये जो काम करेंगे इसमें इतना खर्च होगा, इतना दिन लगेगा। और कॉस्टिंग तो आप जान ही रहे हैं, खपत या क्या राशि आपका जो है लगने वाला है, लागत। तो यहाँ पे बोला है विच स्टैंडर्ड स्केड्यूल ऑफ रेट टू बी कंसीडर फॉर एस्टिमेशन। बोला इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड रेट होता है जिससे आप कंसीडर करते हैं जब आप किसी चीज़ का एस्टिमेट बनाते हैं, किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं। तो देखिए हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा वो बाद में देखते हैं। हम अपने निजी घरों में अगर बात करते हैं, हमें अगर किराना दुकान से सामान लेने के लिए जाना होता है, तो जैसे मम्मी लोग बताती हैं कि आपको तेल लेके आना है, रिफाइन लेके आना है, मैदा लेके आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लगा देते हैं कि इसका दाम 200 के लगभग होगा, इसका दाम 100 लगभग होगा, इसका कुल मिला के हम बोल देते हैं कि 1000 रुपये हमको दे दो और ये 4-5 चीज़ हम लेते आएंगे। तो आपने 1000 इसलिए लिया क्योंकि आपने क्या किया, अनुमान लगाया कि मुझे इतना का लगभग लगेगा तो सामान हो जाएगा। सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करते हैं कि हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना हमको ना। एस्टिमेट लगाने में भी आप रेट लगाएंगे। देखिए ऐसा तो है नहीं आपको तेल लाना था, 500 रुपया जोड़ लिए, 1 लीटर का आप एक फिक्स दाम लेते हैं कि 160 या 200 के बीच में हो सकता है। तो सबसे अच्छा जो आप रेट कैलकुलेट करते हैं वो किसको माना गया है, यही आपसे पूछा गया। तो इसके लिए तो सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए स्टैंडर्ड स्केड्यूल रेट ऑफ द करेंट ईयर। मेरा जो भी रेट चल रहा है उस ईयर का हम उसे ही मानते हैं। जैसे अगर हम अभी अगर एग्जांपल बताएं कि हमको अपना घर बनाना है, मान लीजिए हमको अपना घर बनाना है और ये बनाना हम सोच रहे हैं अभी 2021 चल रहा है, हम चाहते हैं कि हम 2022 के मार्च में हम अपना घर बनाना शुरू करेंगे। तो हम इसके लिए अभी से तो एस्टिमेट अनुमान लगाएंगे ना। तो अनुमान जो लगाएंगे तो हम दाम भी जोड़ेंगे कि ईटा का दाम क्या होगा, बालू का दाम क्या होगा, सीमेंट का दाम क्या होगा। और उसका जो दाम लेंगे हम कब लेंगे, दाम लेंगे जो भी करंट ईयर है, मतलब 2021 में जो दाम चल रहा है ईटा का, जो 2021 में बालू का दाम चल रहा है उसे ही हम कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 5 साल पीछे जो दाम था वो देखने लग जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो करेंट ईयर है उसका जो दाम है उसे ही कंसीडर करते हैं जब हमें अनुमान लगाना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 225 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन ओवर एस्टिमेट। अत्यधिक अनुमान क्या होता है। देखिए अनुमान भी जब लगाते हैं तभी आपको बताया, हम 3 तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर हमको 1 लीटर ऑयल लेना है तो 3 आदमी हो सकते हैं। अगर हम मानते हैं एक ए नाम का आदमी होगा, एक बी नाम का आदमी होगा, एक सी नाम का, तीनों को अगर अनुमान लगाने हम बोले तो देखिए 3 चीज़ हो सकता है। एक ए लगा सकता है कि हम 5 दिन पहले तेल लेने गए थे तो उसका दाम कितना था, 190 रुपया था, तो वो बोलेगा कि हमको 200 रुपया लगभग दे दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा। ये कितना बोलेगा, 200 दे दीजिए। दूसरा कोई होगा जो ये सोच के चलेगा कि अच्छा हम 5 दिन पहले जब गए थे तो 190 रुपया था, अब हो सकता है दाम कम हो गया होगा, तो वो बोलेगा कि ना आप चल हमको 180 रुपया दे दीजिए, हो जाएगा तेल। और तीसरा हो सकता है कि बोलेगा कि नहीं 190 था, एक काम कीजिए ना आप हमको 190 ही दे दीजिए, इतने में मिलता है, मिल जाएगा। तो आप अगर देखिए तो तीनों में से सबसे बेटर कौन एस्टिमेशन किया है, वो आदमी जो करंट कॉस्ट जो कुछ दिन पहले लिया था उसको जान रहा, उससे थोड़ा सा कॉस्ट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ताकि अगर उसके बीच में कहीं पे भी होगा तो हम आसानी से ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम 2 किलोमीटर जाएंगे रिफाइंड ऑयल लेने के लिए, बाद में मेरा पैसा कम पड़ गया, दुकान वाला हमको सामान ही नहीं दे रहा है, फिर हम 2 किलोमीटर घर आएंगे फिर लेने जाएंगे। तो हम एस्टिमेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हर एक में बढ़ाते चले जाते हैं। अगर 190 रुपया का तो हम मान के चलते हैं 200 रुपया, ऐसा भी नहीं कि हम 500 रुपया मान लेंगे, थोड़ा सा एस्टिमेशन जो हमको करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए, मैक्सिमम भी नहीं होना चाहिए ना ही लेस होना चाहिए, इन बिटवीन होना चाहिए जहाँ से कि वो मैच कर जाए हमारा। तो 225 का अगर हम अपना ऑप्शन देखते हैं तो 225 का पहला नंबर ऑप्शन ही देखिएगा। ओवर एस्टिमेट यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से अत्यधिक एस्टिमेट क्या है। अत्यधिक क्या है कि एक्चुअल कुछ और है और हम मान लिए हैं कि आप बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है, ओवर एस्टिमेट। 200 रुपये का चीज़ है और हम अपना लेके चल रहे हैं 500 रुपये के हिसाब से, तो ये क्या ओवर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। हमको 500 आदमी को खिलाना है, हम 900 आदमी का खाना बनवा के बैठ गए तो 400 आदमी का खाना क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ओवर एस्टिमेट भी क्या है, गलती है। इसका सही आंसर है कि अगर किसी एस्टिमेट को बहुत ही ज़्यादा ले लिया गया है एक्चुअल से, तो पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है कि जब एक अनुमान को बहुत ही ज़्यादा ले लिया गया है जो उसके एक्चुअल अनुमान है। तो 225 का ए नंबर सही आंसर है। आइए 226 नंबर, और ये चैप्टर आपका पूरा घरेलू जीवन पे पूरा ये है बेस्ड है। 226 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज अंडर एस्टिमेट। देखिए 225 में भी हम लोग देखे थे ओवर एस्टिमेट, मतलब अत्यधिक अगर आप अनुमान लगा लेते हैं तो क्या होता है, अत्यधिक अनुमान मतलब एक्चुअल से ज़्यादा आप लगा लिए तो अत्यधिक, और दूसरा उसी का जस्ट रिवर्स है क्या, अंडर एस्टिमेट। अगर आप किसी चीज़ का अनुमान काफ़ी कम लगाते हैं अगर उसके एक्चुअल से। एग्जाम्पल के लिए अगर हमको कोई वस्तु 200 रुपये का है, 200 रुपीज़ का है, और जब हम अपना अनुमान लगा रहे हैं तो हम उसमें कंसीडर उसको कर रहे हैं कि वो 150 रुपीज़ का, इसका मतलब है कि हम 50 रुपीज़ का शॉर्टेज पे चल रहे हैं अभी से। कल को अगर हमको सामान खरीदने जाना होगा वो 200 रुपये का अगर मार्केट में मिल रहा है, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से क्या है 150। जैसे पीछे एग्जांपल दिए थे आपको, अगर आप 500 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं एक शादी में तो आप 500 लोगों का खाना बनवाते हैं। आप अगर यही सोच के शुरुआत में ही चल रहे हैं कि 500 नहीं आने वाले, हम 300 का ही बना रहे हैं, तो आप पहले ही 200 का शॉर्ट फॉल पे चल रहे हैं, जो हो सकता है आपको बाद में अगर लोग एक्चुअल में 500 आ जाए तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो अंडर एस्टिमेट मतलब जब एक्चुअल है, एक्चुअल से अगर आप क्या कर लेते हैं, कम मान लेते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, अंडर एस्टिमेट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 226 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या, एक ऐसा अनुमान जो कि एक्चुअल से कम माना गया है उसे ही आप कहते हैं अंडर एस्टिमेट। आइए क्वेश्चन नंबर 227 पे, What is the terms used for method of calculating various quantities and expenditure on a particular job or process? बोला गया कौन से टर्म्स का प्रयोग किया जाता है अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का खर्चा और उसमें होने वाले प्रक्रिया का पूरा हिसाब लगाना हो तो इसके लिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, नाम क्या है, एस्टिमेशन। आपको किसी वस्तु पे क्या खर्च होने वाला है, उसका पूरा प्रोसेस में कितना रुपया लगने वाला है, इन सभी का आप क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। और जो अनुमान लगाते हैं वही क्या कहलाता है, एस्टिमेटिंग कहलाता है। इसी को एस्टिमेशन बोलते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 227 का ए नंबर। बढ़ते हैं 228 पे। 228 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल एस्टिमेट। बोला गया है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप एक पूरा डिटेल्ड अनुमान लगा रहे हैं। तो किसी काम का अगर पूरा का पूरा आप अनुमान लगा रहे हैं तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ध्यान क्या क्या रखना चाहिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, एक तो क्वांटिटी, अगर जो भी आप सामान मंगा रहे हैं वो कितना मंगा रहे हैं तो क्वांटिटी आपको चाहिए। दूसरा, क्या वो आसानी से अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगर वो आसानी से अवेलेबल नहीं है तो हमें उसका ज़्यादा चार्ज देना होगा, तो उसका अवेलेबिलिटी। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, अगर हम उसे लोकल किसी जगह से मंगा रहे हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा, लेकिन वही अगर हमें किसी रीजनल से या नेशनल वाइज मंगाना या ग्लोबली मंगाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होते चले जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम अनुमान लगाते हैं कि जो भी मटेरियल है उसका क्वांटिटी क्या है। दूसरा, क्या वो इजीली अवेलेबल है या नहीं। तीसरा, अगर वो अवेलेबल है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगेगा। इन सभी चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना होता है जब हम अनुमान लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए 229 नंबर क्वेश्चन, विच अथॉरिटी पब्लिशेस स्केड्यूल ऑफ रेट्स। बोला गया इनमें से कौन सी अथॉरिटी पब्लिश करती है जो भी दर होता है, रेट होता है उसको। तो जब भी कोई भी रेट होगा किसी चीज़ का तो उसे पब्लिश करने के लिए हमारे पास हमारी कोई भी चीज़ का जब पब्लिशिंग होगा तो उसके लिए हमारे पास हमारी क्या है, गवर्नमेंट ही उन सभी चीज़ों का क्या करती है, रेट को फिक्स करती है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फिक्स करती है कि उसका रेट वगैरह क्या होना चाहिए। और इसलिए बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन से लोगों को कभी कभी डर इसलिए भी लगता है क्योंकि प्राइवेट अगर चीज़ें हो जाती है तो वो कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उनके जो भी कंपनी है उनके कुछ ना कुछ क्या होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए या जो भी उनके सीईओ हैं या जो भी उनके प्रमोटर हैं वो ही उनके ऑनर होते हैं। ऑनर का अगर मन हो गया कि हम इस सब वस्तु को 5 की जगह 15 में बेचेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है और वो ही रेट डिसाइड करती है। आइए 230 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। बोला गया उस बुकलेट का नाम क्या है जिसमें कि बहुत सारे वस्तुओं का रेट को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है या बताया जाता है। ठीक, तो ऐसे बुकलेट को हम लोग क्या कहते हैं उसका पूछा गया। तो क्या है वो, प्राइस कैटलॉग। आप लोग जाते हैं अगर बाइक वगैरह खरीदने या कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं आपको एक बुकलेट दिया जाता है जिसमें क्या होता है, अलग अलग मॉडल्स जो भी होंगे बाइक का मान लीजिए तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसका ये प्राइस, इसका ये प्राइस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस कैटलॉग। नॉर्मली बुकलेट बोला जाता है लेकिन एक्चुअल में उसका सही नाम बोला जाता है क्या, प्राइस कैटलॉग। मतलब उसमें वो ऐसा बुक है जिसमें पूरा का पूरा प्राइस का विवरण दिया गया है हर एक वस्तु का। आइए 231 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द टर्म्स फॉर द डिटेल ऑफ मटेरियल, ब्रांड नेम, ग्रेड ऑफ क्वालिटी, रेटिंग, करेंट एंड वोल्टेज etc।
बोला गया है कि इनमें इन सभी चीज़ों के लिए कौन से टर्म्स का प्रयोग किया जाता है जब हमें बताना है कि वो वस्तु का ब्रांड क्या है, वस्तु का क्वालिटी क्या है, वस्तु का रेटिंग और वोल्टेज क्या है। इन सब ये सभी चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है? जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो देखिए उसके ऊपर में लिखा रहता है स्पेसिफिकेशन, उस वस्तु का, उस जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका विवरण आपको देखने को मिलता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लिखा हुआ रहता है। आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो देखते हैं डब्बा को तुरंत पलटते हैं, आप देखने लगते हैं अच्छा 2 GB रैम है, इतना रोम है, इसका कैमरा इतना है, मेगापिक्सल इतना है, बैटरी इतना है। तो ये सभी क्या, उसका स्पेसिफिकेशन है। सेम उसी तरह मशीनरी खरीदिएगा उसका भी स्पेसिफिकेशन है। कुछ भी आप वस्तु खरीदते हैं हर एक का क्या होता है, स्पेसिफिकेशन। उसमें लिखा हुआ क्या क्या होता है? सबसे पहले ब्रांड का नेम, किस ब्रांड का है वो, किस मटेरियल का बना हुआ है वो, उसका क्वालिटी क्या है, और साथ ही साथ अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो वो कितना करंट और वोल्टेज का कंजप्शन कर रहा है। ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। बढ़िए 232 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग? बोला गया है जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं इसका क्या यूज़ है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। क्यों यूज़ है बताते हैं। अगर आपको बिल्डिंग बनाना है, मान लीजिए घर बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, तो आप कहाँ जाते हैं? आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। क्यों? आप अगर नॉर्मल लेवल को पकड़ेंगे वो भी बना देगा घर, लेकिन आप आर्किटेक्ट के पास क्यों जाते हैं? ताकि मेरा जो लिमिटेड स्पेस है उस लिमिटेड स्पेस में मुझे बेस्ट बनाने का मौका मिले। अगर मेरे पास मान लीजिए आधा कट्ठा का ज़मीन है तो उसमें बहुत तरीके से घर बन सकता है। कोई फ्लोर बाय फ्लोर बनाएगा, कोई उसमें भी पार्टीशन करके भी बना सकता है ना। तो ये सभी चीज़ क्या होता है, जो उसका एक्सपर्ट है वो लोग बताते हैं। तो ये बताते जो है, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले उस पर जाते हैं सीमेंट बालू लेके घर बनाना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसको तोड़ दिया जाए फिर से बनाया जाए, ऐसा तो काम नहीं करते। आप उसे क्या करते हैं, सबसे पहले पेपर पे ही उसका उस एरिया के हिसाब से ड्राइंग करते हैं कि यहाँ पे एक रूम होना चाहिए, इधर मेरा किचन होना चाहिए, इधर मेरा हॉल होना चाहिए। इन सभी चीज़ का कैलकुलेशन आप करते हैं और इसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? ड्राइंग का। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं, उस पर आप देखते हैं बेस्ट सूटेबल जो आपको मिलता है, बाद में उसे ही आप एग्जैक्ट 2 कॉपी अपने ज़मीन पे उतरवा देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, आप ऐसे अगर आप चाहते कि पहले जाते बनवाते फिर अच्छा नहीं लगता फिर उसको तोड़ते तो आपका पैसा भी गया, समय भी गया, है ना। और ये आपको क्या करता है, एक अच्छा ऑप्शन दे देता है कि आप यहाँ ही देख लो ना, आपको जिधर जो करना है बाद में जब आप फाइनल कर लो तो वहाँ पे काम करवा देता है। 232 का सही आंसर हो जाएगा क्या कि फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, कितना मटेरियल लगने वाला है और कैसे कैसे काम को करना है, ये सभी चीज़ हमें दिख जाता है जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं। तो 232 का ई नंबर सही आंसर है। बढ़िए 233 नंबर पे, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रिफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। ठीक है, बोला गया इनमें से पॉकेट के लिए और कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे भी इंजीनियरिंग वर्क्स हो रहा होता है। तो पॉकेट के लिए वहाँ पे प्रयोग किया जाता है किसका, हैंडबुक का। ठीक है, ये पॉकेट सिर्फ नहीं होता, ये होता है पॉकेट बुक। ठीक है, पॉकेट बुक, इसे ही आप क्या बोल देते हैं, हैंड बुक बोल देते हैं। ठीक है, और इसे ही बहुत जगह आप लोग देखिएगा तो क्या बोल जाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि डायरी अपना लेके रखते हैं, शॉर्ट नोट या डायरी वाला चीज़, तो इसी का रेफरेंस, डायरी का ही रेफरेंस है क्या, पॉकेट बुक या हैंड बुक, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल लिखा रहता है, क्या काम करना है, कैसे करना है और कब तक में से कंप्लीट करवाना है। तो ये आपका था 233 नंबर क्वेश्चन। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, जो आपको सुन के लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत आसान है, पर इसमें क्या है कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। लॉजिकल क्वेश्चन है सारा, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर का हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे। आज ये आपका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट कुछ और भी इसमें क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो हम लोग उसको बनाएंगे, और लास्ट आपको इसमें से 1 से 2 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल हैं बट वो आते हैं जल्दी, तो हम लोग वो तीसरे पार्ट में उसको कवर करेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करते जाइए और इसको शेयर भी करते जाइए। तो आज के क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम के लिए तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।